हेलो दोस्तों, इंग्लिश बाय अनुज कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं इस यूट्यूब चैनल पर हिंदी से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का एक खास नियम लेकर आता हूं। आज पुनः मैं एक हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का स्पेशल नियम लेकर आया हूं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना हो तो सबसे पहले उस वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब तथा ऑब्जेक्ट को खोज लेना चाहिए। इन तीनों में सबसे पहले वर्ब को खोजना चाहिए, इसके बाद सब्जेक्ट को खोजना चाहिए और अंत में ऑब्जेक्ट को खोजना चाहिए। सेकेंड वीडियो में मैंने बताया था कि वाक्य यदि छोटा हो तो उसमें सिर्फ तीन ही चीज़ हो सकते हैं। सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है और ऑब्जेक्ट हो सकता है। परंतु दोस्तों, वाक्य यदि बड़ा हो तो इन तीनों चीज़ों के अलावे भी कई चीज़ें होते हैं। जैसे मैंने एडजंक्ट के बारे में बताया था। जैसे क्या होता है तो एडजंक्ट होता है। मैंने एडजंक्ट के बारे में बताया था कि एडजंक्ट किसे कहते हैं, हिंदी के वाक्यों में एडजंक्ट को कैसे पहचानते हैं और उससे अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं और वाक्य में एडजंक्ट की संख्या कितनी हो सकती है। इन दोनों वीडियो देखने के बाद जो मैं आज का वीडियो लाया हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी वाक्य को आप आसानी से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश का कोई भी बुक, मैगजीन, पेपर को आप अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं या हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें। अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पर्पस अर्थात उद्देश्य को सीखेंगे। मैंने यहाँ लिखा है, हिंदी के वाक्य अक्सर उद्देश्य वाले होते हैं। हिंदी के वाक्य अक्सर उद्देश्य वाले होते हैं और ये उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं। मैंने यहाँ पर डायग्राम भी बना रखा है कि पर्पस जो है यह दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वह नाउन से जुड़ा हुआ उद्देश्य होता है और दूसरा जो होता है वह वर्ब से जुड़ा हुआ उद्देश्य होता है। और हिंदी के वाक्य में इसका जो आईडी होता है, आईडी अर्थात आइडेंटिफिकेशन, पहचान, वह के लिए होता है। तो ऐसे समझना है कि किसी भी हिंदी के वाक्य में यदि के लिए लगा हुआ रहे तो आप समझ जाइएगा कि वह वाक्य उद्देश्य वाला है। लेकिन उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, एक नाउन वाला उद्देश्य और दूसरा वर्ब वाला उद्देश्य। तो आगे हम सीखेंगे कि नाउन वाला उद्देश्य को कैसे पहचानेंगे और वर्ब वाला उद्देश्य को कैसे पहचानेंगे। मैंने यहाँ लिखा है, हिंदी के वाक्यों में उद्देश्य का पहचान के लिए होता है। हिंदी के वाक्यों में उद्देश्य का पहचान के लिए होता है और के लिए के ठीक पहले यदि नाउन आया हो तो उसे नाउन वाला उद्देश्य कहा जाता है। इसी प्रकार से यदि के लिए के ठीक पहले वर्ब आया हो तो उसे वर्ब वाला उद्देश्य कहा जाता है। अर्थात हिंदी के वाक्यों में उद्देश्य का पहचान के लिए होता है और के लिए के ठीक पहले नाउन आया हो तो उसे नाउन वाला उद्देश्य और के लिए के ठीक पहले वर्ब आया हो तो उसे वर्ब वाला उद्देश्य कहा जाता है। अब हम नाउन वाला उद्देश्य और वर्ब वाला उद्देश्य को ट्रांसलेट कैसे करेंगे समझना है। नाउन वाला उद्देश्य को प्रीपोजिशन 4 तथा वर्ब वाला उद्देश्य को प्रीपोजिशन 2 लगाकर अनुवाद किया जाता है। जैसे रोहित क्रिकेट खेलने के लिए रो रहा है। रो रहा है वर्ब हो गया, कौन रो रहा है तो रोहित सब्जेक्ट हो गया। अब क्रिकेट खेलने के लिए, तो यहाँ पर देखिए के लिए लगा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि यह वाक्य उद्देश्य वाला है। लेकिन के लिए के ठीक पहले क्या आया है
तो क्रिकेट खेलना, यानी खेलना यहाँ पर वर्ब है, तो हम बोलेंगे कि यह वर्ब वाला उद्देश्य है। अब इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो रहा है वर्ब, कौन रो रहा है, रोहित। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो रोहित इज वीपिंग। अब यहाँ पर वर्ब वाला उद्देश्य को अनुवाद करने के लिए क्या करना है, प्रीपोजिशन टू लगाना है। वर्ब वाला उद्देश्य को अनुवाद करने के लिए क्या करना है, तो प्रीपोजिशन टू लगाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टू प्ले क्रिकेट। टू लगा देने से यह क्या बन गया, तो नाउन बन गया। और ऐसे नाउन को वर्ब से बना वर्बल नाउन, वर्बल नाउन या इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, रूपा मिठाई के लिए रो रही है। रो रही है वर्ब हो गया, कौन रो रही है, रूपा। किस लिए रो रही है, तो मिठाई के लिए। तो देखिए, तो के लिए लगा हुआ है, तो यह भी पर्पस है, लेकिन अब यहाँ पर समझना है कि नाउन वाला पर्पस है कि वर्ब वाला। तो के लिए के ठीक पहले क्या आया है, मिठाई। तो मिठाई एक नाउन है, इसे बोलेंगे नाउन वाला पर्पस। अब इसे ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, तो नाउन वाला उद्देश्य को अनुवाद करने के लिए प्रीपोजिशन फोर का प्रयोग करेंगे। जैसे अब नेक्स्ट सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, तो रूपा मिठाई के लिए रो रही है, रो रही है वर्ब हो जाएगा, कौन रो रही है, रूपा। किस लिए रो रही है, तो मिठाई के लिए। अब यहाँ पर के लिए लगा हुआ है, तो यह उद्देश्य वाले वाक्य है। के लिए लगा हुआ है तो यह वाक्य उद्देश्य वाला है, लेकिन नाउन वाला है या वर्ब वाला। तो के लिए के ठीक पहले मिठाई आया है, तो नाउन वाला उद्देश्य है। इसे ट्रांसलेट करेंगे तो प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होगा। इसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूपा इज वीपिंग फॉर स्वीट्स। परंतु दोस्तों, वर्ब वाले कुछ ऐसे उद्देश्य होते हैं जो हमेशा अपने साथ के लिए नहीं लाते हैं। जैसे मोहन सब्जी बेचने गढ़वा जा रहा है। जा रहा है वर्ब हो गया, कौन जा रहा है, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया। कहाँ जा रहा है, गढ़वा ऑब्जेक्ट हो गया। अब सब्जी बेचने, देखिए तो सब्जी बेचने यानी जा किस लिए रहा है, तो सब्जी बेचने के लिए। तो यहाँ पर के लिए अपने साथ नहीं लाया है, लेकिन सब्जी बेचने, तो सब्जी बेचना यहाँ पर क्या है, जाने का उद्देश्य क्या है, तो सब्जी बेचने के लिए। तो यहाँ पर ये अपने साथ के लिए नहीं लाया है, लेकिन फिर भी यह क्या है, उद्देश्य है। लेकिन कैसा उद्देश्य है, तो वर्ब वाला। और वर्ब वाला उद्देश्य अपने पहले कोई नाउन को जरूर लाता है। अगर इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन इज गोइंग टू गढ़वा। अब मोहन सब्जेक्ट हो गया, गोइंग वर्ब हो गया, और गढ़वा ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जी बेचने तो वर्ब वाला उद्देश्य है, तो वर्ब वाला उद्देश्य को अनुवाद करने के लिए प्रीपोजिशन टू लगाएंगे, तो टू सेल वेजिटेबल्स। दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।